हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 जो होने वाला है, उसकी हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं। अभी आपको पता है टारगेट हमारा 135 में से 135 है। तो पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी क्लास भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 ये क्लास 2 का था, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 65 तक हमने पढ़ लिया है मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है। आज हम ये करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2023 मेंस का दंगल। इंग्लिश टारगेट 135 में से 135। क्लास क्या है? देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 3, क्लास 3। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है। अभी एसएससी सीजीएल का जो प्री का एग्जाम हुआ है, अभी कुछ दिन पहले उसकी आंसर की आई है। तो उसके अंदर जितने भी स्पॉटिंग एरर्स के या फिर ब्लैंक वाले क्वेश्चन या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं, अभी मैं सारे के सारे आपको वो सॉल्व करवा रहा हूँ। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ये कल की क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। 4 क्लासेज हैं इसकी, 4, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है 39 शिफ्ट्स हैं। और अगर आप एवरेज मान के चलते हो, एक शिफ्ट के अंदर अगर 5 क्वेश्चन भी मान के चलते हो, ठीक है, एवरेज मान के चल रहा हूँ, ब्लैंक ब्लैंक सबके मिला के 6 मान के चल रहा हूँ। और अगर मैं 40 शिफ्ट भी मान के चलता हूँ ऑन एन एवरेज मान के चलो, और इसको 5 कर देते हैं, चलो फिर भी 200 क्वेश्चन हुए ना। ठीक है, लेकिन मैं सिलेक्टेड आपको जो, क्योंकि कई क्वेश्चन आपको पता है रिपीट भी होते हैं, कई कॉन्सेप्ट आपको पता है रिपीट भी होते हैं, तो मैं सिलेक्टेड आपको कम से कम 150 के आसपास में आपको क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूँ। इस 150 के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे जो टाइप्स है वो कवर आपके हो जाएंगे, और कल की क्लास में मैं कंप्लीट करा दूंगा इसको। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो किसका है? कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीजें हैं? एक तो आपका क्लोज टेस्ट है, दूसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज है, ठीक है, और तीसरा आपका क्या है? पैराजंबल। तो इनमें से सबसे पहले जो मैं आपको कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं पैराजंबल, जिसके आपको मेंस के अंदर 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बेस्ट मेथड के साथ में, बेस्ट ट्रिक के साथ में मैं आपको कराने वाला हूं, सॉल्व कराने वाला हूं, और वही ट्रिक लगाकर आप इसको मेंस में सॉल्व करोगे तो कुछ ही सेकंड्स या मान के चलो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने पैराजंबल की एक क्लास भी कंप्लीट मैंने करा रखी है। मेरे ए टू जेड बैच में आप जाओगे तो एक ही क्लास है पैराजंबल की। उस एक ही क्लास के अंदर मैंने इतनी सारी चीजें बता रखी हैं, इतनी सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, कि अगर आप उस एक क्लास को देख लेते हो, उसको देखने के बाद आप पैराजंबल को सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप देखना अपने आप ही आपके 10 में से 8 तो कम से कम ठीक होने लग जाएंगे। 2 होते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, लेकिन उनमें भी अगर दिमाग लगाया जाए तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं पैराजंबल की क्लास लूंगा, जब मैं प्रैक्टिस, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं ना आपको, मैं कोई कंप्लीट थ्योरी सेक्शन तो करवा नहीं रहा आपको मैं। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा पैराजंबल की आपको, तो मैं आपसे उससे पहले यही बोलूंगा कि पहले मेरी पैराजंबल वाली क्लास देख लेना। ए टू जेड बैच में जो मैंने क्लास करवा रखी है, पहले आप वो देख लेना। ठीक है, चलो आज की क्लास में पहले क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, आपको पता है पहले क्या करना होता है? पहले आपको स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद करना होता है, और आंसर्स को अपनी कॉपी पे एक तरफ लिखना होता है। फिर आपको मुझे लास्ट में बताना है कि आपके कितने ठीक थे और कितने आपके गलत थे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखो, शी रेयरली अप्रोच नो बडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। देखो एक चीज ध्यान रखना, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो एडवर्ब तो आपको पता होगा, जैसे कि रेयरली, बेयरली, ठीक है, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली। ये कुछ इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना। ठीक है, ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो अपने आप में ना नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, ध्यान रखना। इनकी जो मीनिंग होती है वो अपने आप में क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव मीनिंग होने का क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट वे में क्या कहना चाह रहा हूं, नेगेटिव मीनिंग होने का ये मतलब हुआ कि इनके साथ में आप कभी भी नॉट या नेवर को यूज नहीं करोगे, ध्यान रखना। नॉट या नेवर को, या फिर किसी भी ऐसे नेगेटिव वर्ड को जो नेगेटिव है, कोई भी ऐसा नेगेटिव वर्ड, ठीक है, वो आप यूज नहीं करोगे, ना नॉट करोगे ना नेवर करोगे। आप कुछ भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करोगे जो नेगेटिव सेंस में यूज होता हो। मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि सारे अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। ये आप ध्यान रखना, लिखते रहना। देखो कॉन्सेप्ट्स को जब तक आप लिखोगे नहीं, आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप कॉपी में लिखो, क्योंकि ये सारे के सारे देखो एग्जाम में आ रहे हैं। इसका मतलब ये वो कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, एसएससी को इंपॉर्टेंट लगता है, और वो रिपीट करेगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि प्री की चीजें मेंस में रिपीट होती ही है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को लिखते हुए चलना है। तो रेयरली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्केर्सली, ये सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और इनके साथ में कोई भी नेगेटिव वर्ड आपको अलग से यूज नहीं करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, शी रेयरली अप्रोच नो बडी, आपको पता है अभी मैंने क्या बताया, जब भी आपको रेयरली, बेयरली, हार्डली, हार्डली, स्केर्सली आपको दिख जाए तो कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना। और आपको पता है नो बडी क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? एनी बडी। अच्छा, अब आप कहोगे सर समबडी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एनी और सम में जो सबसे मेजर डिफरेंस होता है, एनी और सम में
देखो दोनों की मीनिंग लगभग एक जैसी होती है, लेकिन इनमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि एनी जो होता है वो आपका लगता है नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और सम जो होता है वो आपका लगता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, ये आप ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पर एनीबॉडी मैंने लगाया, क्यों? क्योंकि रेयरली आ गया, और रेयरली क्या है, सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पर नो बडी ना आकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनीबॉडी। तो शी रेयरली अप्रोच्ड एनीबॉडी टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम। हो सकता है यहाँ पर आपको समबडी दे देता कि शी रेयरली अप्रोच्ड समबडी, तो वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि समबडी, सम से बनने वाला जितना भी है, सम, समबडी, समवन या समथिंग, वो सब पॉजिटिव में आएगा, और एनी से बनने वाला जितना भी है, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ये सब आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो आपको बताना था कि कौन से पार्ट में एरर है, तो पहले ही पार्ट में एरर है, जो कि कहाँ गया, ये रहा, इस पार्ट में एरर है, तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ो। आइदर यू एंड ही, आप अच्छे से जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो कंजंक्शंस के टॉपिक को, तो आपने पढ़ा होगा कि पेयर होता है पूरा। ठीक है, आइदर और का पेयर होता है, आइदर और का पेयर होता है, नाइदर और नॉर का। कई बार इसको ईदर और नीदर नॉर भी कहा जाता है। ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, एक और होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो इंपॉर्टेंट है मैं सारा आपको लिखवा रहा हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। शायद आगे स्लाइड खाली है, कहीं पर नहीं है, चलो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, ये क्या आपका होता है, ये तीन पेयर आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है ये। ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर आता है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या, देखो ईदर यू एंड ही नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, और ही, इधर यू और ही, तो आपको पता है ये रहा और ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, क्या इसके बारे में आपको एक चीज और पता है, कमाल की चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो, है अपने पास खाली पेज, देखो, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, या फिर और, ये जितने भी है ध्यान रखना, और एक और होता है नन बट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेयर याद रखना, एक पेयर आपका इधर और, एक पेयर है नीदर नॉर, एक पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक है और एक है नन बट। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर आप इनकी मदद से दो नाउन्स को जोड़ते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ही और हिज सिस्टर्स आर गोइंग टू रिसीव देम। ठीक है, ये लिखा मैंने, इधर ही या तो वो और हिज सिस्टर या फिर उसकी बहनें। ध्यान रखना, जब भी इधर और की मदद से, इनमें से किसी के भी, इधर और या नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर और या नन बट, इनकी मदद से जब भी आप क्या करते हो, दो नाउन को जोड़ते हो। ठीक है, नाउन या फिर दो सब्जेक्ट्स को कह सकते हो, दो नाउन को या दो प्रोनाउन को या दो सब्जेक्ट्स को, बेसिकली कहने का मतलब ये है, या दो ऑब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आपका आगे जो हेल्पिंग वर्ब आता है, या फिर जो भी आपका वर्ब आता है, क्या क्या, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, या फिर आपका जो प्रोनाउन आएगा आगे सेंटेंस में, या फिर जो एडजेक्टिव आएगा, ये सारा का सारा किसके किसके अकॉर्डिंग आएगा, अकॉर्डिंग टू द नियर वन, अकॉर्डिंग टू द नियर वन। नियर वन का मतलब क्या क्या होता है, जो आपका सेकंड वाला होता है, सेकंड वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा, या सेकंड वाला जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, सेकंड वाला जो नाउन होगा, या सेकंड वाला जो प्रोनाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग आता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इधर के बाद ही था, और के बाद हिज सिस्टर्स, तो यहाँ पर मैंने आर ही क्यों लगाया, सोचा आपने? क्योंकि इसके पास में, देखो मैंने क्या बोला, इसके नजदीक में, नियर वन, इसके पास में ये हिज सिस्टर है या ही है, आप मुझे बताओ। तो आर के पास में तो सिस्टर्स है ना, सिस्टर्स कर दो इसको, इधर ही और हिज सिस्टर्स। तो आपसे मैं पूछूं कि भाई इस आर के साथ में पास में कौन है, सिस्टर्स है या ही है, तो आपको सर सिस्टर्स है। तो आपको पता है सिस्टर्स क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल होने की वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगाया, आर। आगे अगर कोई है कोई और दूसरा एडजेक्टिव या प्रोनाउन लगाते तो वो भी सिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही आता, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे नीदर शी नॉर हर पेरेंट्स हैज कम। ठीक है, नीदर शी नॉर हर पेरेंट्स हैज कम। देखो नीदर और नॉर की मदद से मैंने जोड़ा शी को और हर पेरेंट्स को, और आपको पता है दोनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, कि नीदर शी ना तो वो और ना ही उसके पेरेंट्स आए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, नीदर नॉर इधर और की मदद से जब आप दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को या सब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है या प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वो आता है जो नियर वन होता है। और नियर वन का मतलब सिंपल सा आप याद रखो, जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला, क्योंकि पास तो यही होगा ना, आगे भाई जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा उन सबके पास तो यही होगा ना, ये तो पीछे चला गया, पास तो यही वाला होगा। तो आप मुझे बताओ,
ये जो मैंने हैज लगाया ये सही लगाया गलत लगाया? तो आप कहोगे सर गलत लगाया। गलत क्यों लगाया? क्योंकि पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, और आपको अच्छे से पता है कि प्लूरल के साथ में हैज नहीं आता, प्लूरल के साथ में हैव आता है। ये आप ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? अच्छा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में एक और बड़ी कमाल की चीज है, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलता हूं कि ही नॉट ओनली लूटेड राकेश बट ऑल्सो बेट हिम। ठीक है, और एक मैं लिखता हूं नॉट ओनली ही लूटेड राकेश बट ऑल्सो बीट हिम। ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा ठीक है। ही नॉट ओनली लूटेड राकेश बट ऑल्सो बीट हिम। देखो ध्यान रखना, नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपको पता है दोनों पेयर हैं, और ध्यान रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है ना हमेशा एक जैसी चीजों को कंपेयर करने के लिए या जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। अब एक जैसी चीज का मतलब क्या है, या तो वो दोनों नाउन हो, या वो दोनों प्रोनाउन हो, या फिर ऐसे समझो या तो वो दोनों सब्जेक्ट हो, या दोनों ऑब्जेक्ट हो, या फिर दोनों वर्ब हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर नॉट ओनली के बाद एक वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब होना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद एक सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर नॉट ओनली के बाद एक ऑब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और वैसे भी ओनली के बारे में एक बड़ी कमाल की बात होती है कि ये ओनली जो होता है ना, ये जिसका भी पहले लग जाता है ये उसी को क्वालिफाई कर देता है। ओनली जो होता है एक ऐसा एडवर्ब होता है कि ये जिसके पहले भी लग जाएगा ये उसको क्वालिफाई कर देगा। ओनली के पास इतनी पावर होती है। अगर ये एक नाउन के पहले भी लग जाए तो ये उस नाउन को क्वालिफाई कर देगा। हालांकि देखो ओनली एक एडवर्ब है। अब आप कहोगे सर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम जो करते हैं वो तो एडजेक्टिव करते हैं, लेकिन एडवर्ब ओनली जो है इसके पास ये पावर है कि ये नाउन को भी क्वालिफाई कर देगा। ऐसे कुछ एडवर्ब्स होते हैं उनके अंदर एक क्या है, ओनली है। ध्यान रखना। तो यहां पर अगर ओनली आपका लूटेड से पहले लगा है यानी कि वर्ब से पहले, यानी कि नॉट ओनली जो है पूरा का पूरा जो है ये लूटेड को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ही नॉट ओनली लूटेड राकेश, उसने ना केवल राकेश को लूटा बल्कि, तो बल्कि इस अब देखो ना केवल लूटा यानी कि ये जो ना केवल है ये लूटने को क्वालिफाई कर रहा है। तो बल्कि जो है इसको क्या बोलते हैं, बल्कि। तो बल्कि के बाद भी कोई ना कोई वर्ब ही होना चाहिए, तो यहां पर वर्ब है तो सही, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि ही नॉट ओनली लूटेड राकेश, उसने ना केवल राकेश को लूटा बट ऑल्सो बीट हिम, बल्कि उसको मारा भी। यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इसको देखो जरा, इसमें जो नॉट ओनली है ना वो आपके ही को क्वालिफाई कर रहा है, और ही आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, क्योंकि ही लूटेड राकेश, उसने राकेश को लूटा, तो मतलब ही क्या है, सब्जेक्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर बेटा नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ पर। अब आप कहोगे सर एक काम करो ना, अगर इसके बाद सब्जेक्ट है तो बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट ऐड कर दो। मैं आपसे कहता हूं कि ऐड क्यों करना है, यहां पर सेंटेंस की मीनिंग तो समझो, कहना क्या चाह रहा है वो तो समझो कि राकेश, उसने ना केवल राकेश को लूटा बल्कि उसको मारा। यानी कि यहां पर कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, एक ही है, ही। उसी ने राकेश को लूटा भी है, उसी ने राकेश को मारा भी है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर दोगे आप, ये नॉट ओनली जो है इसको उठाकर आप क्या कर दोगे, ही के बाद बेसिकली ऊपर वाला कर दोगे चेंज, तो क्या हो जाएगा, ही नॉट ओनली। अगर आपको कहते हो कि सर हमें क्या करना है, नॉट ओनली को ही से पहले लगाना है, तो देखो कैसे बनेगा, नॉट ओनली ही लूटेड राकेश बट ऑल्सो हिज फ्रेंड। अब देखो सेंटेंस का पूरा अर्थ बदल गया। अब ये जो नॉट ओनली है ये ही से पहले लग रहा है यानी कि सब्जेक्ट से पहले, तो देखो बट ऑल्सो भी जो है ये एक सब्जेक्ट से पहले लग रहा है कि नॉट ओनली ही लूटेड राकेश, कि ना केवल उसने राकेश को लूटा बट ऑल्सो बल्कि उसके दोस्त ने भी। अब यहां पर दो सब्जेक्ट हो गए, ही भी है और उसका दोस्त भी है, हिज फ्रेंड भी है, और ऑब्जेक्ट एक ही आपका कौन, राकेश। यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो दोनों के दोनों अब किसको जोड़ रहे हैं, दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आई होप आप इसको पॉज करके नोट कर लोगे, क्योंकि मैं इसको मिटाकर एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो का। आप मुझे बताना कि सही है कि गलत है। ठीक है, देख लो इतने काम की चीज मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट ये चीजें आएंगी तो तुम करके आओगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं लिखते चलो। अगर मैं लिखता हूं दे, या ऐसे लिखता हूं नॉट ओनली दे नॉट ओनली दे abused him but also beat him। बताओ सही कि गलत? नॉट ओनली दे अब्यूज्ड हिम बट ऑल्सो बीट हिम, तो देखो नॉट ओनली के बाद क्या है, दे यानी कि सब्जेक्ट,
और बट ऑल्सो के बाद क्या है बीट यानी कि वर्ब। तो आपको पता है गड़बड़ तो है, सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों या तो सब्जेक्ट को करेंगे या ऑब्जेक्ट को या वर्ब को। तो दे सब्जेक्ट है क्योंकि उन्होंने अब्यूज किया है और बीट एक वर्ब है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस नॉट ओनली के बाद एक वर्ब ऐड कर दो, या तो आप इस बट ऑल्सो के बाद में एक सब्जेक्ट ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सेंस को समझो। यहां पर आप मुझे बताओ, यहां पर ऑब्जेक्ट कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है। नॉट ओनली दे अब्यूज्ड हिम, ना केवल उन्होंने उसे गाली दी, बट ऑल्सो बीट हिम, बल्कि उसको मारा भी। यानी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो तो एक ही है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट एक है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट भी यहां पर एक ही है। कैसे? यहां पर जो दे है वही तो सब्जेक्ट है। क्या कोई दूसरा सब्जेक्ट पूरे सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब सब्जेक्ट एक ही है, तो अलग से आपको सब्जेक्ट ऐड नहीं करना है। आप सही करने के लिए क्या कर सकते हो? आप सही करने के लिए क्या कर सकते हो, इस दे को पहले लिख दोगे, दे नॉट ओनली। अब आपको देखो कुछ ऐड नहीं करना पड़ा, बस आपने आगे पीछे कर दिया। तो देखो नॉट ओनली के बाद भी एक वर्ब आ गया, और बट ऑल्सो के बाद तो वर्ब था ही ऑलरेडी, था ना, तो इसके बाद भी क्या आ गया, वर्ब आ गया, बस दोनों ठीक हो गया बिल्कुल। तो दे नॉट ओनली अब्यूज्ड हिम, उन्होंने ना केवल उसको अब्यूज किया बल्कि उसको मारा भी। तो ध्यान रखना, हमेशा ये एक जैसी चीजों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। और मैंने आपको बताया जब इनकी मदद से आप जोड़ते हो दो सब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स को या नाउन्स को या प्रोनाउंस को, तो आगे जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड वन, जो नियर वन, वो जो नियर वन होता है, ठीक है। इसका तो आपको पता लग गया, और आ जाएगा, इधर का पेयर और से बनता है, ठीक है। आगे बढ़े। पृथा विल बीन कुकिंग, देखो ये कुछ बेसिक एरर्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो विल के साथ कभी भी बीन नहीं आता, अगर आएगा तो फिर बीच में हैव भी आना चाहिए। तो यहां पर देखो विल के साथ डायरेक्ट बीन है, तो आपको पता है गड़बड़ तो इसी वाले पार्ट में, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर ये मारोगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पृथा विल बीन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम, इससे पहले कि तुम घर पहुंचो। तो देखो सेंस क्या बनेगी, थोड़ा हिंदी में भी बनाया करो कि पृथा तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा फेवरेट खाना बना चुकी होगी। भविष्य की बात हो रही है तो बना चुकी होगी, एक अजम्पशन की बात हो रही है, अज्यूम कर रहा हूं कि हाँ बना चुकी होगी। तो जब भी भविष्य में अजम्पशन की बात होती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम लोग। जब भी फ्यूचर में हम लोग अजम्पशन की बात करते हैं कि ऐसा हो चुका होगा या वैसा हो चुका होगा, तो इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, और अजम्पशन का मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है भैया, विल शैल के साथ में आपका हैव आ जाता है, और हैव के साथ में आपकी वर्ब की क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पृथा विल हैव, बीन को हटा दो, विल हैव, और कुकिंग का क्या हो सकता है, कुक्ड, विल हैव कुक्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ, देखो आपको पता होना चाहिए, एक एक इडियम होता है, टू टेक द विंड, टू टेक द विंड आउट ऑफ समवंस क्या कर रहा हूं, समवंस सेल्स, ये इडियम होता है। टू टेक द विंड आउट ऑफ समवन सेल्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को वो करना, फ्रस्ट्रेट करना। आप कह सकते हो टू फ्रस्ट्रेट, टू फ्रस्ट्रेट, किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना, या फिर किसी को बुरी तरीके से क्या कर देना, मतलब वो कर देना, इरिटेट कर देना। समझ में आ रही है बात, किसी को इरिटेट कर देना या फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है, ये मतलब होता है। बताओ आंसर, टू टेक द विंड आउट ऑफ माई क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, इडियम के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। आया समझ में? आप ये भी कह सकते हो टू कॉज समवन, टू कॉज समवन टू लूज कॉन्फिडेंस, टू लूज कॉन्फिडेंस, मतलब आपने किसी को कुछ ऐसा बता दिया या किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि सामने वाला अपना कॉन्फिडेंस खो गया बिल्कुल। तो आपने क्या किया, यू टुक द विंड आउट ऑफ हिज सेल, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो सीधी सी बात है, मान के चलो आप एक नाव चला रहे हो और आपका दोस्त भी एक नाव चला रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, याद करने का तरीका, दोनों नाव चला रहे हो, ठीक है। तो इसके इसके सेल का, सेल मतलब क्या होता है, नाव चलाना। तो इसके सेल का जो विंड है, मतलब जिस विंड की मदद से सेलिंग कर रहा है, और इसमें आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ना कुछ इसको ऐसा बोल दिया, आपने इसको कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बेचारा डर गया। जैसे आपने इसको बोल दिया कि भाई तेरी बोट में ना छेद है, तेरी बोट में क्या है, छेद है। आपको पता है इस वाले रूट पे अच्छी हवा चल रही है, ऐसे याद करने का तरीका, इस वाले रूट पे अच्छी हवा चल रही है, आपके रूट पे हवा नहीं चल रही है, आप याद करने का तरीका है बस, ठीक है। तो आपने इसको डरा दिया कि भाई तेरी बोट में छेद है और तू ज्यादा पानी के इलाके में है, तो एक काम कर, तू मेरी तरफ आ जा और मैं तेरी तरफ आ जाता हूं ताकि तू बच जाए। तो वो तुम्हारी तरफ आ गया, ठीक है, और तुम उसकी तरफ चले गए। यानी कि तुमने क्या किया, तुमने उसकी सेल का जो क्या है, विंड है,
उसकी सेल का जो विंड है तुमने खुद ले लिया, यानी कि तुमने उसको तो अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया, डरा दिया, और तुमने उसकी इस परिस्थिति का फायदा उठा लिया। तो इसके सेंस में यूज करते हैं हम इसको बेसिकली, ठीक है। तो सेल्स हो जाएगा। गोविंद इज इंप्रूविंग हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विद अ व्यू टू। अब कुछ ध्यान रखना, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि टू पे खत्म होते हैं। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, यहां लिखा रहा हूं, नॉर्मल केस में क्या होता है, टू के बाद, नॉर्मल केस में क्या होता है, टू के बाद अपन क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। ये आपको पता है, इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि टू पे खत्म होते हैं, जैसे यहां पर मैं आपको लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना, लिखते चलो। जैसे कि सबसे पहले होता है यूज्ड टू, जब एडजेक्टिव का काम करे, और मैंने कल की क्लास में आपको बता रखा है कि कब ये एडजेक्टिव का काम करता है और कब ये एक मॉडल का काम करता है, ठीक है। यूज्ड टू के अलावा क्या होता है आपका, होता है अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू, ठीक है। एक होता है विद अ व्यू टू, और एक होता है आपका एडिक्टेड टू, एक होता है आपका डिवोटेड टू, अवर्स टू, इन एडिशन टू, या एक होता है लुक फॉरवर्ड टू, सबसे इंपॉर्टेंट जो है लुक फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, ठीक है। एक होता है अवर्स टू, अवर्स टू, एक होता है गिवन टू, एक होता है टेकन टू, एक होता है प्रोन टू। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवाया, इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इसको बिल्कुल भी ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि टू पे खत्म हो रहे हैं, जैसे कि यूज्ड टू जब एक एडजेक्टिव का काम करे, अकस्टम्ड टू, ठीक है, विद अ व्यू टू मतलब के विचार से, विद अ व्यू टू का मतलब होता है के विचार से, जैसे कि आई केम हियर विद अ व्यू टू हेल्पिंग यू, कि मैं यहां पर आया इस विचार से कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तो विद अ व्यू टू, के विचार से। एडिक्टेड टू आपको पता ही है, किसी चीज का आदी हो जाना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब उम्मीद करना, जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, कि मैं तुमसे जल्दी जल्दी मिलने की उम्मीद करता हूं या कर रहा हूं, ठीक है। इन एडिशन टू मतलब के साथ साथ या के अलावा। अवर्स टू का मतलब होता है किसी चीज को नापसंद करना, जैसे कि ही इज अवर्स टू ड्रिंकिंग, कि वो उसको ड्रिंकिंग क्या है, नापसंद है। गिवन टू का मतलब किसी चीज के प्रति समर्पित होना, और टेकन टू का मतलब भी सेम होता है, और लेकिन ये नेगेटिव सेंस में ज्यादा जाता है, जैसे कि ही इज टेकन टू ड्रिंकिंग, कि वो ड्रिंकिंग को क्या है, ड्रिंकिंग का मतलब आदी है, ड्रिंकिंग की लत लग चुकी है उसको। और प्रोन टू का मतलब क्या होता है, जैसे आप कई बार जाते होगे रोड पे, तो कई बार आपको ऐसा एक बोर्ड दिखता होगा और वहां पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, इसका मतलब क्या होता है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो प्रोन टू का मतलब क्या होता है, जब कोई जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी चीज जो जल्दी प्रभावित हो जाए, तो उसके लिए हम प्रोन टू बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि चिल्ड्रन आर प्रोन टू समथिंग, चिल्ड्रन आर प्रोन टू दिस या चिल्ड्रन आर प्रोन टू दैट, मतलब बच्चे जो है ना इस चीज का जल्दी आदी हो सकते हैं, या बच्चे इस चीज के जल्दी शिकार हो सकते हैं, या बच्चों पर इस चीज का जल्दी प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके लिए बोलते हैं प्रोन टू। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर मैं बोलूं कि दैट किड इज प्रोन टू समथिंग, कि वो जो किड है ना इज प्रोन टू समथिंग, मतलब उसके सामने बेकार बातें मत करो, ही इज प्रोन टू इंडल्जिंग इन दैट, कि मतलब वो इसमें इंडल्ज होने के उसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसका दिमाग अभी उस लेवल पे डेवलप्ड नहीं है। तो प्रोन टू का मतलब संभावना ज्यादा होना, आप ऐसे समझ के चलो। तो ध्यान रखना, मेरे कहने का मतलब है कि इन सबके लास्ट में टू आ रहा है, लेकिन इनके बाद जब आप एक वर्ब लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आता है, ध्यान रखना। नॉर्मल केसेस में टू के बाद क्या आता है, वी1 आता है, लेकिन जितने भी आपको फ्रेज यहां पर दिखाई दे रहे हैं इनके साथ में क्या आता है, हमेशा वी1 प्लस आईएनजी आता है, ठीक है। तो बताओ भैया, ये देखो वही दे रखा विद अ व्यू टू, दे रखा है विद अ व्यू टू, अभी आपने देखा पीछे विद अ व्यू टू, तो इसके साथ में क्या आएगा, बिकम नहीं आएगा, क्या आएगा, बिकमिंग, ये आ जाएगा आंसर इसका। Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जिसमें कि क्या हो, एक एरर हो। कंटेन से मुझे कुछ याद आया, देखो मेरे को जो जो याद आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। कंटेन इज इक्वल टू होता है कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज ऑफ। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्या करता है, कंटेन के साथ में ऑफ दे देता है लगाकर, जैसे कि दिस बॉक्स, ऐसे दिस बॉक्स कंटेन्स ऑफ 10 पैकेट्स, कि इस बॉक्स में 10 पैकेट्स हैं, तो आपको पता है इसमें एरर है, कंटेन के साथ ऑफ कभी नहीं आता, क्योंकि कंटेन इज इक्वल टू कंप्राइज ऑफ, तो कंप्राइज के साथ ऑफ आता है लेकिन कंटेन के साथ ऑफ नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखना मेरे भाई। देखो बताना किस में एरर है, द दत्ता कंपनी, सिंगुलर है, द दत्ता कंपनी हैज, तो हैज तो ठीक है, हैज नॉट, नॉट में भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हैज नॉट में कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग, देखो हैज नॉट के साथ, देखो हैज के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या तो हैज और हैव के साथ, या तो हैज,
हैज हैव दोनों करो। या तो हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब एक्टिव हो, और अगर पैसिव होता है तो भैया हैज और हैव के साथ में क्या लग जाता है, बीन, और बीन के साथ में क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही दोनों चीजें पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है हैज हैव में। भाई हैज हैव के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है जब एक्टिव की बात करते हैं, या तो हैज हैव के बाद बीन लगाओ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ जब हम पैसिव की बात करते हैं। तो बीइंग तो कभी नहीं आएगा, तो ये तो गड़बड़ है, बीइंग में गड़बड़ है। तो आपको बताना है कि गड़बड़ किस में है, तो गड़बड़ बीइंग में है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। हैज नॉट बीन मेकिंग न्यू स्कूल्स, क्योंकि देखो आगे सिंस फोर आ रखा है सिंस फोर। और आपको पता है सिंस फोर किस में आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव के साथ में क्या होता है, बीन होता है, और बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी होता है एक्टिव में। एक चीज लिखवाना भूल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज हैव के साथ में क्या होता है, बीन के साथ में V1 और आईएनजी, ये होता है। ठीक है, एक्टिव में या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, और पैसिव में ये होगा, ध्यान रखना। तो यहां पर देखो आपको पता है परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, स्लिप ऑफ टंग हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो आपको पता है यहां पर क्या आ जाएगा, हैज हैव के साथ में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, और बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी दे रखा ऑलरेडी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, किसमें एरर है, बीइंग में एरर है। द डॉक्टर डैश 2 टैबलेट्स पर डे, डॉक्टर ने डैश किया 2 टैबलेट्स पर डे की, एक दिन में 2 टैबलेट। तो डॉक्टर ने क्या किया, ऑर्डर किया। डॉक्टर ऑर्डर नहीं करेगा, डॉक्टर क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। जैसे आप दुकान पे जब डॉक्टर की पर्ची लेके जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, है ना। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कोई भी मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा, वो आपसे बोलता है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आइए। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है डॉक्टर के द्वारा लिखी गई पर्ची। तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका एक बड़ा सिमिलर एक वर्ड होता है प्रोस्क्राइब, जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। प्रोस्क्राइब, मैंने क्या कहा, मेरे दिमाग में जितना भी आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्जित। वर्जित का मतलब जानते हो ना, जिसको प्रोहिबिटेड कहते हैं। वर्जित का मतलब प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, प्रिस्क्राइब्ड आ जाएगा। आगे बढ़ो, वन ऑफ दीज, इसके बाद एक ब्लैंक पेज होगा, मैंने कहा ना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे इन सबको मिटाना पड़ेगा। एक चीज समझाता हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आप पूरा देख लोगे ना कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप कहोगे पढ़ने के बाद सर मजा आ गया, मतलब मजा ही आ गया, क्या बताएं सर, बल्ले बल्ले। इतना बढ़िया तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग कमेंट नहीं करते ना, तुम लोग वीडियो को शेयर करते ना, तुम लोग लाइक करते। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। वहीं अगर पेड बैच लेके जाते तो भर भर के टीचरों की तारीफ करते, चाहे कैसा भी पढ़ाए। चलो देखो कॉन्सेप्ट देखो, वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, या फिर वन ऑफ के बाद में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे कि वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, वन ऑफ आर, वन ऑफ देयर, ठीक है, वन ऑफ योर, या वन ऑफ माई। ठीक है, ध्यान रखना इनके बाद में अगर आपको ऐसा कहीं पर भी दिखाई दे जाए तो इनके बाद में आपका जो नाउन होगा, डायरेक्ट नाउन जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। रीजन भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन इसके बाद में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, या जो आपका वर्ब होगा, या जो एडजेक्टिव होगा, या जो आपका प्रोनाउन होगा, वो सारा का सारा क्या रहेगा, सिंगुलर। क्या रहेगा भैया, सिंगुलर। पहले आप इस चीज को आराम से नोट करो कि वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, या वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, वन ऑफ माई, वन ऑफ योर, वन ऑफ देयर, इनके बाद में जो आपका नाउन होगा डायरेक्ट, वो क्या होगा, प्लूरल। और उस नाउन के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव या प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। रीजन समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे वन ऑफ का मतलब क्या होता है, में से एक। अब आप मुझे बताओ, मैं में से एक तभी बोलूंगा ना जब ऑलरेडी वो चीज एक से ज्यादा हो, या ऑलरेडी इंसान एक से ज्यादा हो। जैसे क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक में से एक लड़का आ रहा है आज, या मेरे दोस्त, या मेरे एक दोस्त में से एक दोस्त आ रहा है। अरे जब एक ही है तो उसके लिए मैं में से एक क्यों बोलूंगा। मैं में से एक तभी बोलूंगा ना जब वो क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। जैसे मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है, तो यानी कि जो मेरे दोस्त हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो तो एक से ज्यादा होंगे ना, तभी तो में से एक बोला मैंने। में से एक आप तभी बोलते हो जब वो चीज ऑलरेडी एक से ज्यादा हो। समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा हमेशा। क्योंकि जैसे आप बोलते हो वन ऑफ, वन ऑफ द, क्या बोलते हो, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द बॉय नहीं, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक।
लड़का में से एक नहीं, जब लड़का ही है तो उसमें से एक कैसे हो सकता है, वो खुद ही एक है ना। विद्यार्थियों में से एक, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, लड़कों या फिर आदमियों में से एक, वन ऑफ द मेन, है ना, लड़कियों में से एक, वन ऑफ द गर्ल्स, समझ में आ रहा है, तो इसलिए नाउन प्लूरल। लेकिन वास्तविकता में अगर मैं देखूं तो सब्जेक्ट तो एक ही है ना, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है, तो आ तो असल में एक ही रहा है ना भाई। दोस्तों क्यों बोला मैंने, क्योंकि मैं में से एक की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों, लेकिन असल में आ कितने रहे हैं, सारे दोस्त थोड़ी आ रहे हैं, दोस्तों में से एक आ रहा है, यानी कि मेन जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर ही है। और आपको पता है कि जो सेंटेंस में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन होता है वो किसको देखकर लगाते हैं, सब्जेक्ट को। तो जब आपको पता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव क्या आएगा, सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे टू मीट मी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखो वन ऑफ के बाद, वन ऑफ माई के बाद में जो नाउन है वो प्लूरल, और आगे जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा वो सिंगुलर, तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होता है ना, जब अपन कभी कभी ना इसके अंदर क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आप मेन अभी याद करके चलो, हु, विच या दैट, और भी होते हैं लेकिन आप ये मेन 3 याद करो, हु, विच या दैट। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दे, वो चीज अलग थी, अब ये चीज अलग है, अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो अलग है, ध्यान रखना। जब भी अपन ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर दे, तो अब इस केस में क्या होता है भाई, ये तो प्लूरल ही होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अब ये जो है ना भाई साहब, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जितने भी हैं, अब ये भी आपका प्लूरल बन जाएगा। ध्यान रखना, कब, जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो जाए। समझाता हूं कारण, इसका भी रीजन दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखूं, ध्यान से देखो, मैं लिखूं कि ही इज वन ऑफ दोज मेन हु हैव डोनेटेड मोर देन 50 lakhs। ही इज वन ऑफ, देखो यहां पर क्या गया, वन ऑफ दोज, तो मैंने आपको क्या बताया, वन ऑफ दोज, वन ऑफ दोज, है ना, वन ऑफ दोज। तो इसके बाद में देखो ये तो फिक्स है कि नाउन प्लूरल, इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता है इसको, ठीक है। तो वन ऑफ दोज के बाद क्या है, देखो नाउन क्या है, प्लूरल, मेन। आपको पता है मैन क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, मेन, ठीक है। तो वन ऑफ दोज मेन। अब देखो, अब अगर आप पहले वाले रूल के हिसाब से देखते, जो मैंने यहां पर लिखा था कि भाई सिंगुलर होना चाहिए, तो देखो वो गलत हो जाएगा पहले वाले रूल के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली में ये सेंटेंस ठीक है। रीजन बताता हूं, क्योंकि यहां पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ढंग से देखो, ही इज वन ऑफ दोज मैन, ये वो उन आदमियों में से एक है जिन्होंने डोनेट किया है 50 लाख से ज्यादा। अब आप एक छोटी सी बात मुझे बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से पहले वाले को और अपने से बाद वाले को रिलेट करता है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला नाउन प्लूरल है, तो इसके बाद वाला वर्ब कैसे सिंगुलर हो जाएगा बताओ, तो वर्ब भी तो प्लूरल ही होगा ना। तो अब जितनी भी चीजें हो जाएंगी वो सारी प्लूरल क्यों बन जाएगी, समझ में आ गया रीजन, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या कर देता है, पहले वाले और बाद वाले को रिलेट कर देता है। तो इसलिए मेन है तो आगे क्या होगा, हैव होगा। कॉमन सेंस ये भी है कि वो उन आदमियों में से एक है जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा डोनेट किया है। तो जिन्होंने किया है मतलब करने वाले तो एक से ज्यादा है ना, वो उन लोगों में से एक है जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा डोनेट किया है। समझ में आ रहा है, तो इस चीज को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपने इसको लिख भी लिया होगा, ठीक है। अब आप मुझे इसका आंसर बताओ, देखो दिख गया आपको, ये रहा वन ऑफ दीज, तो वन ऑफ दीज के बाद में नाउन क्या है, प्लूरल, बिल्कुल ठीक। लेकिन कोई यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं है ना, तो सिंपल फंडा जो आगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा वो सारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ पर हैव दे रखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो गलती किस में है, इसमें, बॉक्सेस हैव नहीं, बॉक्सेस हैज आ जाएगा, सिंपल। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली। मीनाक्षी जो है स्वीप, देखो वर्ब में एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। जनरल स्टेटमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली, कि मीनाक्षी बॉल को बड़े अच्छे से स्वीप करती है, स्वीप शॉट होता है ना। व्हेन शी, जब उसे, व्हेन शी डैश एन ऑफ स्पिन डिलीवरी, जब उसे एक ऑफ स्पिन डिलीवरी मिलती है, बॉलिंग का एक वो होता है, फॉर्मेट होता है ऑफ स्पिन। तो जब मीनाक्षी को ऑफ स्पिन डिलीवरी मिलती है तो वो क्या करती है, अच्छा स्वीप मारती है। तो सारा जनरल स्टेटमेंट ही तो है, जब मीनाक्षी को ऑफ स्पिन गेंद मिलती है तो वो बहुत अच्छा स्वीप शॉट लगाती है। देखो सारा ताहे तिहे तेह में ही चल रहा है। तो आपको पता है यहां पर भी क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि गेट्स हो जाएगा, क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगता है ना, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो गेट्स ये रहा, ठीक है। फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, पास्ट की बात नहीं हो रही है। मैनी नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज नोटिसेबल है इसका मतलब इजीली आप उसको नोटिस कर पा रहे हो। जैसे किसी इंसान के चेहरे पे किसी चोट का निशान है और आप बोल रहे हो यार ये चोट का निशान तो मतलब
इजिली नोटिसेबल है, मतलब आराम से दिख रहा है, मतलब बिना गौर ना भी करे एक नजर में भी दिख रहा है, मतलब वो नोटिसेबल है। तो नोटिसेबल का मतलब नोटिस करने योग्य। यहां पर क्या बोल रहा है, मैनी नोटिसेबल पीपल, कई सारे नोटिसेबल लोग जो थे वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, फंक्शन में कई सारे ऐसे लोग थे जो नोटिसेबल थे। अरे भैया लोग तो नोटिसेबल ही होते हैं, भाई लोग तो नोटिसेबल ही होते हैं ना, लोगों के लिए नोटिसेबल कभी यूज नहीं करते, क्योंकि लोग तो हमारी आंखों के सामने ही है। नोटिसेबल मतलब कोई चीज कोई निशान, उसको नोटिसेबल कहते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, नोटेबल आएगा। भाई नोटेबल का मतलब क्या होता है, पॉपुलर या जाना माना। नोटेबल का मतलब पॉपुलर, या फिर कह सकते हो जाना माना, जिसको बोलते हैं ना जाना माना, उसको बोलते हैं नोटेबल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोटेबल का मतलब क्या होता है, जाना माना, या फिर कह सकते हो इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। इंटरेस्टिंग है कोई चीज या इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं नोटेबल। ठीक है, तो नोटेबल आ जाएगा इसका आंसर। सेलिब्रिटी तो अपने आप में नाउन है, और पीपल भी नाउन है, तो एक नाउन नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, एक एडजेक्टिव करता है नाउन को क्वालिफाई। तो एडजेक्टिव क्या है, नोटेबल। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, आपको बताना कि किसमें एरर है। देखो, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, कि तुम कुछ लोगों को हर वक्त बेवकूफ बना सकते हो, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको तुम हमेशा बेवकूफ बना सकते हो। एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और सभी लोगों को कुछ समय बेवकूफ बना सकते हो, हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकते। बट यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, लेकिन तुम हमेशा हर व्यक्ति को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते। इसमें एरर क्या है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम। ठीक है, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर नो एरर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं है इसके अंदर। हार्दिक्स हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप पता है ना, एक ताश के पत्ते निकाल, ताश के पत्तों जैसा होता है, निकाल के देखते हैं, भविष्य बताते हैं, हॉरोस्कोप। हार्दिक्स हॉरोस्कोप सेज, हार्दिक का जो हॉरोस्कोप है वो कहता है दैट की द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड। देखो विल शैल के साथ बी, ध्यान से देखो, विल शैल के साथ बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है पैसिव के स्ट्रक्चर में मेरे भाई। एक्टिव पैसिव मैंने पढ़ा रखा है, आपको जाके पढ़ लेना A to Z बैच में, पैसिव के स्ट्रक्चर में आता है ये। यहाँ पर आपको पता है जो हार्दिक का होरोस्कोप है वो क्या कहता है, कहने वाला कौन है, यही है, यानी कि आपको पता है यही आपका सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट इसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है कि हार्दिक का होरोस्कोप कहता है कि द स्टार्स, अब देखो इस वाले में सब्जेक्ट कौन है, स्टार्स, कि जो स्टार्स हैं विल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्रभावित करना या कुछ भूमिका निभाना, ये कह सकते हो ना, कुछ भूमिका निभाना, कुछ प्रतिक्रिया करना या कुछ क्रिया करना। द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज, आप ऐसे समझो कि जो तारे हैं वो करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, तो करने वाले कौन है, तारे ही हैं, यानी कि जो आपका मेन है वो कौन है, सब्जेक्ट ही है। अब बिनाइन इन्फ्लुएंस, बिनाइन का मतलब क्या होता है, नॉन हार्मलेस कह सकते हो, नॉन हार्मलेस, सॉरी नॉन हार्मलेस नहीं, हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब जो खतरनाक नहीं है, जो मतलब उतना डेंजरस नहीं है। ठीक है, तो तारे क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि प्रभावित करेंगे या डालेंगे इंपैक्ट। अब बिनाइन इन्फ्लुएंस मतलब एक ऐसा इन्फ्लुएंस डालेंगे जो बिनाइन है, जो हार्मलेस है, कोई मतलब ऐसा बुरा इन्फ्लुएंस नहीं डालेंगे ऑन हिज लाइफ, उसकी जिंदगी पर। तो प्रभाव डालने वाले कौन है, स्टार्स है। किस पर प्रभाव डाला जा रहा है, उसकी जिंदगी पर, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर पहले सब्जेक्ट को रखा गया है, इसको छोड़ दो, इस वाले को देखो, इस वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अगर पहले सब्जेक्ट को रखा गया है तो उसका मतलब ये एक्टिव होगा, क्योंकि जब आप पहले ऑब्जेक्ट को रखते हो, अगर किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आप पहले ऑब्जेक्ट को रखते हो, ये ऑब्जेक्ट को मेन बताते हो, तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। लेकिन इसमें आप सब्जेक्ट को मेन बता रहे हो, जो स्टार्स है वही तो सब्जेक्ट है, वही तो काम करने वाले हैं, तो यानी कि एक्टिव है। और एक्टिव में ये विल शैल प्लस बी प्लस वी3 नहीं आता, इसका जो एक्टिव होता है वो क्या होता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, ये इसका एक्टिव होता है, ध्यान रखना। तो आपको पता है एरर किसमें, विल बी एक्सरसाइज्ड, इसकी जगह पर क्या आएगा, विल एक्सरसाइज, सिंपल, विल एक्सरसाइज। ठीक है, द फैमिली इज नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, इधर और, निदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नीदर का पेयर और से नहीं बनता, नॉर से बनता है, तो नॉर एक ही में है, बाकियों में नहीं है, ये इसका आंसर। नीदर जॉन, देखो वो दे रखा है नीदर और नॉर, ये पेयर तो ठीक दे रखा है, लेकिन देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया था, जब नीदर नॉर से दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाए, तो आगे जो भी आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो नीदर जॉन नॉर साइमन, तो साइमन सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ आर नहीं आता, सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आता है। ठीक है, तो एरर किसमें है, आर कहां दिख रहा है आपको, आर कमी ये रहा। अच्छा, आपको सही करके बताना है। अच्छा, ये अंडर, सॉरी ये अंडरलाइन नहीं किया मैंने, ये कमिंग टू द मीटिंग, ये पूरा अंडरलाइंड है, आपको इसको इंप्रूव करना है। तो आपको पता आर की जगह इज आएगा, तो आर की जगह इज इसमें दे रखा, तो इज कमिंग टू द मीटिंग, ये हो जाएगा। ठीक है,
द मैन वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर, कि जो मैन है उसको मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया, मतलब उसको आरोपी ठहराया गया, ठीक है, बाय द ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ जजेस, एक कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। बट ही इज नॉट कमिटेड इट, बट ही इज नॉट कमिटेड इट, देखो यहां पर बात पास्ट की हो रही है। उसको कन्विक्ट किया गया लेकिन उसने वो मर्डर नहीं किया था, तो बात पास्ट की करेंगे ना, कि उसको कन्विक्ट तो कर दिया गया लेकिन उसने वो मर्डर नहीं किया है, नहीं किया था, क्योंकि बात पास्ट की चल रही है। द मैन वॉज कन्विक्टेड, मैन को कन्विक्ट किया गया फॉर मर्डर बाय द ज्यूरी, ज्यूरी के द्वारा, बट ही इज नॉट कमिटेड, नहीं, ही हैड नॉट कमिटेड, क्योंकि देखो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, तो तीनों नहीं हो सकते। बात पास्ट की हो रही है, पास्ट वाला एक ही ऑप्शन है, हैड नॉट कमिटेड इट, ठीक है। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग एज दे होल्ड, अच्छा होल्ड ऑन, देखो होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है टू स्टॉप, टू स्टॉप फॉर अ वाइल, या फिर कह सकते हो टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल या फिर फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ पल के लिए रोकना। जैसे कई बार आप क्या बोलते हो ना, होल्ड ऑन, रुको, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो होल्ड ऑन का मतलब रुको, कुछ पल के लिए रुको। या जैसे कहीं जा रहे होते हो तो आप किसी को बोलते हो ना, होल्ड ऑन, आई एम जस्ट कमिंग, कि मैं आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ, तो होल्ड ऑन का मतलब रुको, मैं कुछ पल के लिए रुको। देखो अपने आप में कैसे सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपस में एक दूसरे को। द पुलिस कुड नॉट होल्ड ऑन द पीपल फॉर लॉन्ग, जब होल्ड ऑन का मतलब ही होता है कुछ समय के लिए रुकना, तो फॉर लॉन्ग कैसे आ जाएगा? यानी कि होल्ड ऑन तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, केवल होल्ड लगा सकते हो ना, क्योंकि कुड के बाद, मॉडल के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आता है। तो द पुलिस कुड नॉट होल्ड द पीपल, होल्ड का मतलब क्या होता है? रोके रखना, थामे रखना। पुलिस जो थी वो लोगों को नहीं रोक के पाई फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं रोक पाई। होल्ड ऑन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि होल्ड ऑन का मतलब होता है थोड़े पल के लिए रुकना, या रुकना, वेट करना, इंतजार करना कुछ पल के लिए, या रोक देना किसी काम को। लेकिन यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि पुलिस जो थी वो लोगों को लंबे समय तक नहीं रोक पाई, तो लंबे समय तक रोकने के लिए या पकड़ के रखने के लिए क्या बोलते हैं? होल्ड बोलते हैं। तो सिंपल होल्ड लगा सकते हो, द पुलिस कुड नॉट होल्ड द पीपल, ठीक है। तो एरर किस में? आपका होल्ड ऑन में, होल्ड ऑन नहीं आएगा। एन अल्ट्रालाइट एयरप्लेन, एक अल्ट्रालाइट एयरप्लेन जो होता है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल एयरप्लेन, वो एक कन्वेंशनल एयरप्लेन से क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। इट इज लुकिंग लाइक, इट इज लुकिंग लाइक थोड़ी होगा भाई, यहाँ पर एक सिंपल स्टेटमेंट की बात हो रही है कि जो एक अल्ट्रालाइट एयरप्लेन होता है वो इज होता है वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल एयरप्लेन। इट इज लुकिंग लाइक नहीं, दिख रहा है नहीं, दिखता है, एक जनरल स्टेटमेंट है ना, आप अंदाजा भी लगा सकते हो दिमाग से कि अल्ट्रालाइट एयरप्लेन जो है वो इससे डिफरेंट होता है और ये बिल्कुल इसकी तरह दिखता है। एक जनरल स्टेटमेंट है, यहां पर मैं किसी चीज की कंटिन्यू होने की बात नहीं कर रहा हूं। ये देखो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दे रखा है, लुकिंग इज के साथ V1 प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है। मैं यहाँ पर किसी चीज की कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? इट लुक्स लाइक, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES भी लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? लुक्स लाइक, जो कि आपका ये है, इट लुक्स लाइक। रेप्टाइल्स डैश फ्रॉम एम्फीबियंस, रेप्टाइल आपको पता है कौन होते हैं? जमीन पे रेप्टाइल्स, हाँ, जो रेंग के चलते हैं या जो जमीन पर चलते हैं उसको बोलते हैं रेप्टाइल, ठीक है। रेप्टाइल्स वही होते हैं ना, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल, अच्छा सॉरी, हाँ रेप्टाइल वही तो होते हैं, जैसे कि मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, उनको बोलते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स डैश फ्रॉम एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब कौन होते हैं? जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियन। तो रेप्टाइल जो थे वो एम्फीबियन से डैश, एम्फीबियन से क्या आए? रेप्टाइल जो थे वो एम्फीबियन से आए, आए भाई, कम का मतलब तो सिंपल कहीं से कहीं पर आना, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, उसको बोलते हैं कम। तो रेप्टाइल एम्फीबियन से कैसे आ जाएंगे भाई? कहीं ना कहीं आपको पता, पढ़कर पता लग रहा है कि उत्पत्ति की बात हो रही है, कि रेप्टाइल्स की जो उत्पत्ति है वो एम्फीबियन से हुई। तो उत्पत्ति के लिए कम नहीं लगाते, उत्पत्ति के लिए इन्वॉल्व नहीं लगाते, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। डेवलप नहीं लगाते, डेवलप का मतलब क्या होता है? जब एक चीज एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर जाती है, ठीक है, उसका विकास होता है, तो उसको बोलते हैं डेवलप होना। इवॉल्व, इवॉल्व क्या होता है? जब एक चीज बदल कर दूसरी चीज में तब्दील हो जाती है, यानी कि उसकी फॉर्म में चेंज आ जाता है कंप्लीटली, मतलब इंप्रूवमेंट तो होता ही है लेकिन इतना इतना इंप्रूव हो जाता है कि उसकी फॉर्म में चेंज होता है। जैसे बोलते हैं ना ह्यूमन एवोल्यूशन, आपने सुना होगा ह्यूमन एवोल्यूशन, पहले बोलते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो होमोसेपियंस, हमारी जो प्रजाति है बेसिकली वो आदि मानव थे, तो उनका एवोल्यूशन होते 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 आज हम ऐसे मानव हैं। वो लोग 4 पैर पे चलते थे, हम लोग 2 पैर पे चलते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना डेवलपमेंट के साथ साथ में, तो उसको बोलते हैं इवॉल्व होना। तो यही तो मतलब है इसका, जो रेप्टाइल्स थे वो इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियन से, मतलब एम्फीबियन से उनकी फॉर्म चेंज होते होते क्या बन गई? रेप्टाइल बन गई, तो वो इवॉल्व हो गए। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 160 मिलियन ईयर्स इन अर्थ हिस्ट्री रेप्टाइल्स वर द डोमिनेंट फॉर्म,
रेप्टाइल जो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जो दबदबा होता है जिसका, उसको बोलते हैं डोमिनेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द प्लैनेट एंड एग्जिस्टेड। देखो मैच कर रहा है बिल्कुल। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, मौजूद होना। एग्जिस्टेड इन एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस, और इनकी कई सारी वैरायटी थी, अलग अलग शेप्स अलग अलग साइज में क्या था, ये मौजूद थे। तो मौजूद को क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Parts of the following sentences have been underlined and given as options. Select the option that contains an error. I had gone to Siliguri before I go to रायगंज। देखो एक चीज बताता हूँ छोटी सी, यहां पर बताता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। When two actions happened in the past, one after the another। देखो जब भी आपको ऐसा लगे किसी सेंटेंस को पढ़कर कि यार उसके अंदर ना दो काम हो रहे हैं, उसके अंदर दो एक्शंस हुए हैं और दोनों के दोनों पास्ट के हैं, और पढ़कर पता लग रहा है कि एक के होने के बाद दूसरा हुआ है, समझ में आया मैंने क्या बोला। जब भी आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में दो एक्शंस हैं, दोनों के दोनों पास्ट में हुए हैं और एक के होने के बाद में दूसरा हुआ है, तो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट वाला एक्शन होगा वो हमेशा आपका होगा पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट का मतलब आप जानते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो सेकंड वाला एक्शन होता है आपका, वो आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब आप अच्छे से जानते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव है तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नॉट लगाना तो नॉट लग जाएगा। ध्यान रखना, ये याद रख लोगे कि अगर दो एक्शंस पास्ट में हो एक के बाद दूसरा, तो फर्स्ट एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट में होगा, सेकंड आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आई होप आप इसको नोट कर रहे हो। देखो आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी, मैं सिलीगुड़ी गया था, बिफोर आई गो टू रायगंज, रायगंज जाने से पहले, यही मतलब है ना इसका, कि मैं सिलीगुड़ी गया था रायगंज जाने से पहले। यानी कि यहां पर दोनों ही जो एक्शन है वो पास्ट के हैं। मैं रायगंज भी गया था और मैं सिलीगुड़ी भी गया था, यानी कि दोनों ही पास्ट के हैं, और एक के होने के बाद दूसरा हो रहा है, क्योंकि यहां पर खुद ही बोल रहा है बिफोर। देखो बिफोर का मतलब से पहले, किससे पहले, रायगंज जाने से पहले, यानी कि रायगंज जाने से पहले मैं सिलीगुड़ी गया था। यानी कि जो इसमें फर्स्ट एक्शन है वो क्या है, सिलीगुड़ी जाने का, ये फर्स्ट एक्शन है। और सेकंड एक्शन क्या है, ये रायगंज जाने का। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो होगा आपका हेड प्लस V3 में, हेड प्लस V3 में, और सेकंड जो होगा वो आपका सिंपल V2 में होगा। तो फर्स्ट एक्शन तो हेड प्लस V3 में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकंड एक्शन है वो V1 में दे रखा है मेरे भाई। आपको मैंने क्या बताया, V2 में आएगा, तो गो की जगह पर क्या आएगा, वेंट आएगा। अगर आपने चीजें पढ़ी हो तो देखो कितना आसान हो जाता है करना। तो आपको पता है गो में एरर है, गो की जगह पर क्या आएगा, वेंट आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठकर आएंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो कम से कम आप इस वीडियो को अपने कम से कम 10 से 20 दोस्तों को भेजो, उनको कम से कम बताओ कि आपको YouTube के ऊपर फ्री में भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अपनी जॉब के बाद में खुद कंटेंट को टाइप करना, निकालना, ढूंढ ढूंढ कर एडिट करना, मतलब बहुत कुछ करता हूं मैं अकेले, वन मैन आर्मी हूं मैं यहाँ पर अपनी कोई, आई एम नॉट ब्लोइंग माई ओन विसल, इडियम है टू ब्लो वंस ओन विसल, मतलब खुद की तारीफ करना। मैं यहाँ पर खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि जो पेड बैच दे रहे हैं वो टीचर अच्छे नहीं है, टीचर अच्छे हैं, टीचर सब अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा कंटेंट कहीं से मिल रहा है वो भी बिना पैसे के, तो आपको उसकी कदर होनी चाहिए। तो आपको उसकी कदर रखने के लिए क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, जहां जहां पे आप शेयर कर सकते हो, जितना आप बता सकते हो अपने दोस्तों को कि अच्छा पढ़ाया है सर ने, देखो वीडियोस को। क्योंकि क्या होगा ना, जब वो एक बार देखेंगे तो मुझे पता है, मेरे को अपने ऊपर इतना भरोसा है कि अगर कोई एक बार मेरे चैनल पे आया पढ़ने के लिए तो वापस नहीं जाएगा, वो पढ़ेगा, कंप्लीट कोर्स करके जाएगा, और देखना उसको लाइफ टाइम उसका फायदा मिलेगा, और वो तारीफ करके ही जाएगा। लेकिन कम से कम तुम उसको फॉरवर्ड तो करो, उसको लोगों तक पहुंचाओ तो सही। जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक कैसे उसको पता चलेगा कि यहाँ पर फ्री में अच्छा कंटेंट है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन। देखो एक इडियम होता है वहां पर, उसी के बारे में दे रखा है, एन एस अप वंस स्लीव्स या स्लीव। ये एस मतलब जानते हो, जब ताश खेलते हो ताश के अंदर जो इक्का होता है उसको बोलते हैं एस, ठीक है। अब देखो इडियम को याद कैसे रखते हैं, मैं अगर इडियम की क्लास ले रहा होता तो आपको कभी भी इडियम भूलते नहीं आपकी जिंदगी में। एन एस अप वन स्लीव्स, मान लो मैं किसी के साथ ताश के पत्ते खेल रहा हूँ और ये जो मेरी स्लीव्स है, स्लीव्स मतलब बाजू, इसमें मैंने एक एस छुपा रखा है, इक्का छुपा रखा है, और 3 पत्ती खेल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, चुपचाप गेम के बीच में एक पत्ते को जेब में डाल दिया, और ये जो एस है इसको निकाल के मैंने यहाँ रख दिया। तो मैं क्या करूंगा, हारी भी बाजी जीत जाऊंगा,
और कहने का मतलब ये भी है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो सीक्रेट है, मेरे पास अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऐसा प्लान है जो कि लोगों से सीक्रेट है। एस है मेरे पास, इक्का है, वो भी मेरे स्लीव्स में, यानी कि एक ऐसा प्लान है जो लोगों को नहीं पता। तो एन एस अप वन स्लीव्स का मतलब होता है अ हिडन प्लान कह सकते हो, या फिर एक सीक्रेट प्लान, ठीक है, जो लोगों को नहीं पता है। हाँ, तो ये रहा आंसर, एन एस अप हिज स्लीव, ये हो जाएगा। एस अप हिज शीथ नहीं होता, शीथ का मतलब क्या होता है, शीथ का मतलब होता है मयान। तलवार की जो मयान होती है ना, जिसके अंदर तलवार को रखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मयान ही कहते हैं। मतलब एक वो जो होता है तलवार का जो खांचा होता है जिसके अंदर तलवार को रखते हैं, उसको बोलते हैं शीथ, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने बहुत कठिन लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट खिलाफ, किसके खिलाफ, डैश प्रैक्टिसेस। देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ध्यान रखना। प्रैक्टिस एक नाउन है, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। और अगर आप इसमें एस लगा दोगे प्रैक्टिस, तो ये हो जाता है अभ्यास करना, यानी कि एक वर्ब बन जाता है, अभ्यास करना, ये क्या बन जाता है, वर्ब। और प्रैक्टिस क्या है, नाउन है। अगर आप इसी नाउन को प्लूरल बना देते हो तो अर्थ का निरर्थ हो जाता है, यानी कि अगर आप कर देते हो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कुरीतियां या बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां, उसको बोलते हैं कुरीतियां, ठीक है, प्रैक्टिसेस। या फिर कह सकते हो एक्टिविटीज, प्रैक्टिस का मतलब एक्टिविटीज भी कह सकते हो, सिंपल एक्टिविटीज। तो क्या हो जाएगा, अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस मैनी इविल। देखो अगर मैनी है तो मैनी के बाद आपको पता है जो काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल होगा। भाई मैनी और मच के बीच में क्या डिफरेंस है, मैनी जो होता है वो आपका लगता है काउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और अगर वो काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैनी का मतलब बहुत सारे। और मच जो होता है ये हमेशा लगता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल तो कभी हम गिन नहीं सकते हैं ना, इसका मतलब वो क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। मच वाटर, मच शुगर, ठीक है, सिंगुलर। तो आपको पता है मैनी इविल नहीं होगा, मोर इविल नहीं, क्योंकि हम किसी को कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं, मोर तो तब लगाते जब हम कंपेयर करते, ठीक है। ऑल इविल नहीं, क्या होगा, मोस्ट इविल, हाँ ऑल इविल हो सकता है, ऑल इविल प्रैक्टिसेस, ऑल इविल प्रैक्टिसेस, सॉरी 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 सॉरी, अगेंस्ट मैनी इविल प्रैक्टिसेस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैनी इविल हो सकता है ना, क्योंकि देखो मैनी इविल के बाद में तो नाउन ये है ना असल में, प्रैक्टिसेस। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मैनी इविल प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैनी का मतलब बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा, मैनी एविल। इविल का मतलब क्या होता है, बुरा, ठीक है, मैनी इविल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ऑल इविल क्यों नहीं, क्योंकि ऑल और इविल के बीच में द आएगा, ऑल के साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाकर हम किसी दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, ठीक है। ऑल द इविल प्रैक्टिसेस होता अगर होता भी तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, मैनी इविल प्रैक्टिसेस। मोर और मोस्ट तो क्यों नहीं आएंगे, आपको पता है, क्योंकि मोर कंपेयर करने के लिए लिखते हैं, और मोस्ट लिखते हैं किसी चीज की सुपरलेटिव डिग्री को बताने के लिए। और अगर मोस्ट लिखते तो उससे पहले द होना चाहिए था, क्योंकि सुपरलेटिव से पहले द लगाते हैं, हमेशा नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना, ये भी बता ही देता हूं यार, देखो तुम्हें, तुम भी क्या याद रखोगे, सुपरलेटिव से पहले कब द लगता है कब नहीं लगता, ध्यान से देखो, जैसे मैं बोलूं ही इज द एल्डेस्ट सन ऑफ सत्यमूर्ति, ही इज द एल्डेस्ट सन, देखो सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव से पहले द लगा है। अगर मैं इसी को कैसे लिख दूं कि ही इज सत्य मूर्तिज अपोस्ट्रोफेस एल्डेस्ट सन, अब द लगाया मैंने, देखो नहीं लगाया, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर सुपरलेटिव से पहले आपको दिख जाए कोई भी नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस, नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस या केवल अपोस्ट्रोफे, ठीक है, या फिर अगर आपको दिख जाए कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि हिज, हर, देयर, आर, योर या माय, तो ध्यान रखना इन दोनों ही केसेस के अंदर वहां पर क्या करना है आपको, उसमें आपको द नहीं लगाना। जैसे यहां पर देखो सुपरलेटिव से पहले क्या था, नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस, तो मैंने क्या बताया, नाउन विद अपोस्ट्रोफे एस अगर आएगा तो सुपरलेटिव में द आपको नहीं लगाना, तो देखो मैंने नहीं लगाया, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलता एक पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करके, जैसे मैं ऐसे बोलता कि ही इज माय एल्डेस्ट ब्रदर, तो देखो क्या यहां पर मैंने द लगाया, आप कहोगे सर नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एल्डेस्ट से पहले यानी कि सुपरलेटिव से पहले
माई आ गया, माई क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए सुपरलेटिव से पहले तो द नहीं लगाते, सीधा बोलेंगे ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, आप स्क्रीन को पॉज करके नोट करो यार, जल्दी जल्दी। मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर हिज स्किल्स फ्रॉम मुस्तफा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हाँ, टेक आउट का मतलब क्या होता है? टेक आउट का मतलब क्या होता है? निकालना। जैसे तुम्हारे दांत में दर्द है, तुम जाओगे डॉक्टर के पास तो वो क्या करेगा, दांत निकाल देगा, तो टेक आउट मतलब निकालना। जेब से पैसे निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, पैसे को टेक आउट, किसी भी चीज को निकालना। ठीक है, टेक थ्रू का मतलब क्या होता है? इफ यू आर टेकिंग समबडी थ्रू समथिंग, देखो इफ यू आर, देखो टू टेक समबडी, समबडी थ्रू समथिंग, टू टेक समबडी थ्रू समथिंग यानी कि टेक थ्रू। तो अगर आप किसी को टेक थ्रू कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको उस बारे में बता रहे हो, आप उसको उस बारे में क्या कर रहे हो, समझा रहे हो। समझ में आ रहा है, यानी कि आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। आप कह सकते हो टू एक्सप्लेन समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग, आप लिखते रहो टू एक्सप्लेन समथिंग। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई विल टेक यू थ्रू दिस टॉपिक, आई विल टेक यू थ्रू दिस टॉपिक, मतलब मैं तुम्हें इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहां पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की बात नहीं हो रही है, देखो चार्ज लेने की बात हो रही है। तो चार्ज लेने को या देने को, या किसी चीज पर छा जाने को, या किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले लेने को क्या बोलते हैं, टेक ओवर कहते हैं। बोलते हैं ना कि जैसे जैसे कई बार होता है, जब आपने सुना होगा तख्ता पलट, एक शब्द होता है तख्ता पलट। जैसे कई बार कई जगहों पर हो चुका है, पाकिस्तान में भी हो चुका है, म्यांमार में भी हो चुका है कि सेना ने रातों रात क्या किया था, सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, यानी कि रातों रात सेना आई, देश के अंदर घुस गई और सरकार को हिरासत में लेके, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी हैं उनको हिरासत में लेके उनको बंद करके एक जगह पर, और सरकार पर अपना क्या कर लिया, कब्जा। यानी कि उन्होंने सरकार पे क्या कर लिया, टेक ओवर। तो टेक ओवर का मतलब होता है कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, बोलते ना कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है, तो टेक ओवर का मतलब कंट्रोल में लेना। तो यहाँ पर भी चार्ज लेने की बात हो रही है, चार्ज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कंट्रोल में जाने की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, टुक ओवर। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उतारना। या फिर टेक ऑफ का मतलब वो भी होता है जब प्लेन उड़ता है, तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ, कि प्लेन क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। और टेक ऑफ का मतलब उतारना भी होता है, क्या होता है, उतारना या निकालना, उतारना या निकालना। जैसे बोलते हैं ना कि मंदिर में जाने से पहले टेक ऑफ योर शूज, कि अपने जूते क्या कर दो, उतार दो। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टेक ओवर, क्योंकि चार्ज लेने या देने की बात हो रही है, कंट्रोल लेने या देने की बात हो रही है, तो टेक ओवर लगाते हैं। माई फ्रेंड इज ओइंग एन एक्सपेंसिव सेल फोन, ओइंग नहीं होता, देखो ओन जो होता है ना, ओन, इसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हम लोग। ठीक है, जब ओन का मतलब क्या होता है, पोजेशन। ध्यान रखना, जब भी आप ओन को सेंटेंस में यूज कर रहे हो और इसको आप यूज कर रहे हो क्या दिखाने के लिए, पोजेशन को दिखाने के लिए, तो वहां पर कभी भी आईएनजी की फॉर्म में इसके यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप एक काम करो, मैंने जो वर्ब एडवांस आपको करवा रखा है, आप उसमें जाओ, और उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ब्स करवा रखे हैं जिनमें आईएनजी की फॉर्म यूज नहीं होती है। जैसे ओन होता है, ठीक है, और हैव होता है। अब देखो, अगर मैं हैव की बात करूं, अगर हैव का मतलब है पास होना, तो उसमें कभी भी आईएनजी नहीं लगाते, कभी भी उसमें आईएनजी नहीं लगाते। लेकिन अगर मान लो हैव का मतलब है कुछ खाना, ठीक है, तो उसके लिए हम आईएनजी लगाते हैं। या फिर कुछ हो, या फिर कह सकते हो कुछ होना, कुछ खाना या कुछ होना। जैसे बोलते हैं ना, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन, या फिर आई एम हैविंग पिज्जा, तो कुछ खाने या होने के लिए आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन नॉर्मल जब कुछ पास होने की बात करते हैं कि आई हैव 2 रुपीज या आई हैव 2 पेन्स, तो जब पास होने की बात करते हैं तो कभी भी आईएनजी की फॉर्म में नहीं लगाते कि आई एम हैविंग 2 पेन्स। या ऐसी ओन में आई एम ओइंग 2 कार्स, नहीं, आई ओ 2 कार, सॉरी आई ओन 2 कार, आई ओन 2 कार, आप ये नहीं बोलोगे आई एम ओनिंग 2 कार्स। ठीक है, क्या बोलोगे, आई ओन 2 कार्स, ओन बोलोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, हार्डली वी हैड बोर्डेड द ट्रेन। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां मैंने खाली छोड़ रखा है, देखो हार्डली, एक होता है आपका नो सूनर, लिखवा रहा हूं उसको याद कर लेना, एक होता है आपका स्केर्सली। ठीक है, हार्डली का जो पेयर बनता है वो हमेशा किससे बनता है, देन से। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से। ठीक है, सॉरी हार्डली का वेन से बनता है, माय मिस्टेक, हार्डली का वेन से, नो सूनर का देन से, और स्केर्सली का किससे बनता है, वेन से। ठीक है, ये आप याद रखना, हार्डली का पेयर वेन से, नो सूनर का पेयर देन से, और स्केर्सली का पेयर जो बनता है वेन से बनता है। जो समझाने वाली चीज है वो ध्यान से समझना। कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत इससे होती है, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स, ऐसे लिख देता हूं, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद
अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर हमेशा सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन यूज करना है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को, जिसको आप इंटेरोगेटिव कहते हो बेसिकली। हालांकि इंटेरोगेटिव की तरह वो वर्क नहीं करता, 10 मिनट। हालांकि इंटेरोगेटिव की तरह वो वर्क करता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटेरोगेटिव वाला होता है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। समझाऊंगा मैं इन्वर्जन आपको, जब मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो इन्वर्जन में आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप याद रखो मैंने क्या बताया, कि जब भी हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर से सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, हमेशा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सीधा करके मत लिखना, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद ध्यान रखना इसका जो पेयर बनता है, हार्डली का वेन से, नो सूनर का देन से, और स्केर्सली का वेन से। अब जरा इसमें बताओ, हार्डली से शुरू हो रहा है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इस वाली स्लाइड में कि जब इनसे शुरू होता है तो इन्वर्जन यूज करते हैं। देखो हार्डली से अगर शुरू है तो इन्वर्जन यूज करने के लिए आपको देखो पहले सब्जेक्ट दे रखा है और फिर हेल्पिंग वर्ब, जबकि मैंने क्या बताया, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखना है और फिर आपको सब्जेक्ट को लिखना है, इन्वर्जन यूज करना है आपको। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हार्डली वी हैड नहीं, हार्डली हैड वी बोर्डेड द ट्रेन। अब आगे देखो जो पेयर बनता है हार्डली का, मैंने क्या बताया, किससे बनता है, वेन से। तो यहाँ पर देखो वेन दे रखा है, देखो अभी बताया था मैंने, हार्डली का पेयर किससे बनता है, वेन से। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हैड भी दे देता, यानी कि ये सही दे देता, लेकिन आपको ये गलत दे देता। तो आपको याद होना चाहिए कि हार्डली का पेयर वेन से बनता है। यहाँ पर हो सकता है आपको देन दे देता, तो आपको पता है देन नहीं आएगा, क्या आएगा, वेन आएगा। तो गलती किस में है, हैड, मतलब इसको इंप्रूव करना है आपको। मैंने अंडरलाइन नहीं कर रखा, आप इसको अंडरलाइन कर लो। इसको आपको इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव करके क्या हो जाएगा, इस पूरे को, सॉरी, इस पूरे को इंप्रूव करके क्या लिख दोगे आप, हैड वी बोर्डेड, ये हो जाएगा। ठीक है, याद रखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, आइडेंटिफाई। चलो आज इतने तक ही रखते हैं, 90 तक रखते हैं, 90 तक हो गया, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे की क्लास हम करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, वो कैप्स याद करते रहो। मैं आपसे मिलूंगा, A to Z की नेक्स्ट क्लास भी होगी, आपको पता है, और इसकी भी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ो, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। भाई जय हिंद।